अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। मशरक़ वस्ता की जंग, और जो कि अब ऐसा लगता है कि शदीद तरीन इस लिहाज से हो रही है कि जो बयान है या जो बयानात के साथ साथ जो इस वक्त ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं उसके हवाले से शिद्दत भी इख्तियार की है। इसीलिए हमने देखा है कि ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, और ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनका जो जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अमेरिका के 2 तैयारे, 5 ड्रोन्स और 2 क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो तबाह किए हैं। साथ ही जो उनकी अफवाज है, उनके सरबराह का ये कहना है कि वो जब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस पूरे खत्ते से अमरीकी जो फ़ौज हैं उनका इनखला नहीं हो जाता। यानी वो चाहते हैं कि मशरक़ वस्ता में कहीं भी अड्डे ना हों और कहीं भी इनकी प्रेजेंस ना पाई जाए। एक जो सबसे अहम खबर है वो फॉरेन मिनिस्टर ईरान अब्बास इराक्ची साहब, जिन्होंने तरदीद की है मगरबी मीडिया की उस खबर से जिसमें ये कहा गया था कि ईरान तैयार नहीं है इस्लामाबाद में अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए। इस वाज़े अल्फाज में तरदीद करते हुए अब्बास इराक्ची का कहना था कि ऐसे उन्होंने कभी भी नहीं कहा, यानी ईरान ने बिल्कुल इस बात से इनकार ही नहीं किया है कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हों, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजारी भी की है कि पाकिस्तान अमन के लिए जो अपनी कोशिशें अदा कर रहा है। अलबत्ता इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया कि ईरान चाहता है कि उन शराइत पर बात हो जिसमें एक जामे और मुकम्मल जंगबंदी की तरफ बढ़ा जाए। अब आते हैं ये जिसमें मैंने जिक्र किया कि ईरान ने जिस किस्म से दावा किया है, इसी तरह से अमेरिका ने कुछ तैयारे गिरने के हवाले से ज़रूर कहा है कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि कौन से तैयारे गिरे हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अमेरिकी तैयारे इस जंग के अंदर गिरे हैं। इस पर काफ़ी बहस हुई वेस्टर्न मीडिया में कि अगर ज़िक्र F-35 का है कि जैसे कि ईरान ने मुतालबा किया तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर होगी। इसलिए जो इस हार्डवेयर को समझते हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो उनके लिए यकीनन कई सवाल उठते हैं। इसके अलावा A-10 हो या फिर F-15 हो, इसका भी दावा किया गया है। इसी तमाम उमूर पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। फोकस हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस खालिद साहब, क्योंकि आप इसको बड़े अच्छी तरह से समझाते भी हैं और समझते भी हैं। ये जो दावे हैं ईरान की जानिब से जिसमें F-35 का जिक्र है, F-15 का जिक्र है और A-10 का जिक्र है, क्या अभी तक कुछ वाज़े तौर पर सामने आया कि क्या वाकई F-35 को निशाना बनाया गया और F-35 जिसका एक अपना निज़ाम है कि वो रडार्स में डिटेक्ट नहीं होता, उसको डिटेक्ट करके ईरान ने स्ट्राइक किया है? बहुत शुक्रिया नादिया साहबा, आपने इनवाइट किया। देखिए F-35 का ये अगर कोई अंडरस्टैंड करे कि इसको इम्प्यूनिटी हासिल है, यानी इसको एग्जेम्पशन बिल्कुल नहीं है कि ये डिटेक्ट हो नहीं सकता, ये नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होता। दोनों बातों में फर्क है। पहली बात तो ये रेडार्स को डिसीव कर लेता है, ये इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि रेडार एक प्रिंसिपल पर चलता है। मैं सादा जितना कोशिश करता हूँ समझाने की, वो ये कि रेडार ट्रांसमिशन करता है, अपनी रेस फेंकता है हवा में, जहां पे कोई बॉडी होती है या जहाज होता है। 5th जनरेशन की बात नहीं कर रहा, जो कन्वेंशनल पुराने जहाज होते हैं वहां से रेडिएशन वापस आ जाती है टकरा के उस जगह से जहां पे कोई जहाज होता है। जाहिर है उससे रेडिएशन गुजरती नहीं है, कोई बॉडी होती है वो रोक लेती है। जब वो वापस आती है तो जमीन पर जो रेडार होता है उसको डिटेक्ट करता है कि यहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर जो जितनी रेस डिटेक्ट होती है उससे वो अंदाजा लगा लेता है कि ये कोई PIA का जहाज है, कोई बड़ी एयरलाइन है, कोई फाइटर जहाज है, वो क्या जहाज है। अच्छा, नंबर 1, अगर ये 5th जनरेशन जहाज करता क्या है कि ये रेडिएशन को वापस नहीं जाने देता, जिससे पता लगता है कि उसको इंडिकेशन ही नहीं होगी कि यहाँ कोई बॉडी मौजूद है। अगर वापस क्यों नहीं जाने देता, वो इस तरह करता है कि या तो इसकी रेस को जो रेडिएशन आती है उनको डिफ्लेक्ट कर देता है दूसरी डायरेक्शन में, या उनको अब्सॉर्ब कर लेता है अपने पेंट और स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये एक 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि पिक नहीं करता। एक चीज जो नहीं छुपा सकता ये 5th जनरेशन जहाज, वो ये है कि रेडिएशन बेशक ना जाने दे, अपने वेपन्स भी इसके इनसाइड होते हैं, बैली के अंदर होते हैं, इसका एक्सटर्नल फ्यूल टैंक भी बाहर नहीं लटके होते जैसे आम फाइटर जहाजों में होते, ताकि रेडिएशन ना रुके। जो चीज ये नहीं छुपा सकता वो है इंजन इसका। इंजन F-35 में इसके P-135 प्रैट एंड विटनी बड़ी मोस्ट मॉडर्न इसका इंजन है, सबसे ज्यादा रिलायबल है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी ऑपरेट कर लेता है। तो ये जहाज बड़ी रिलायबल इंजन के साथ, जो लिमिटेशन इसकी आती है कि जब हीट निकलेगी उसको IR रेडिएशन कहते हैं, इंफ्रारेड जो अपने हीट निकालता है उसको तो आप नहीं रोक सकते क्योंकि इंजन ने तो चलना है। तो पॉसिबली ईरान क्या कर रहा है, जो अभी तक मैं ढूंढ पाया हूं, इन्होंने एक P-167
एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनाया है अच्छा। जो ड्रोन की शक्ल में कॉम्बिनेशन से बनाया, जिसका मतलब है ये लॉइटर करता रहता है, हवा में घूमता रहता है। इसकी फ्यूल की कैपेसिटी कम रखी है उन्होंने, और सिर्फ ये एंटी रेडिएशन को पिक करता है, यानी आईआर सिग्नेचर पिक करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी जो तो हीट जब ये निकल रही है इंजन से, जहां से हीट निकल रही है उसको डिटेक्ट करता है। हवा में क्योंकि बहुत ठंड होती है, माइनस टेम्परेचर होता है 20,000 30,000, तो उसको कंट्रास्ट पिक करना बड़ा आसान होता है हीट का। ओके नंबर वन, ओके जब वो हीट का कंट्रास्ट पिक कर लेता है तो वो नीचे रिपोर्ट करता है कि मुझे यहाँ से ये अप्रोक्सीमेट लोकेशन है जहां से मुझे हीट सोर्स मिला है। फिर यहाँ से और मिसाइल अप्रोक्सीमेटली उस लोकेशन पर ये एंटी जो मिसाइल है एयरक्राफ्ट यहाँ से एक और लॉन्च किया जाता है जो ईरान कर रहा है पॉसिबली, जिसकी वजह से उस जहाज को वार्निंग नहीं मिलती, क्योंकि वो तो जा ही आईआर सिग्नेचर के पीछे रहा है, यानी जो हीट निकल रही है उसके पीछे। आमतौर पर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होते हैं, जैसे हमने राफेल मारा था और बहुत सारे और जहाज जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से मारे जाते हैं, उनका अपना एक रेडार काम कर रहा होता है। सही। वो अपनी ट्रांसमिशन कर रहा होता है, जो विक्टिम जहाज को जिसको लॉक किया जाता है उसको वार्निंग मिल जाती है कि मुझे किसी मिसाइल ने लॉक किया हुआ है या दुश्मन के किसी और फाइटर जहाज ने लॉक किया है। सही। ये क्योंकि इसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं होता, रेडार कोई नहीं काम कर रहा होता, सिर्फ हीट के पीछे वो जा रहा होता है, तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और वार्निंग बहुत थोड़ी मिलती है, चाहे वो F-35 हो या A-10 हो या F-15। अच्छा ओके। सो अगर अब जो पासदारान इनकलाब का दावा है कि उनका जो जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बदौलत 2 तैयारे का जिक्र उन्होंने किया है, ड्रोन्स का जिक्र किया है, 2 क्रूज मिसाइल्स का जिक्र किया है। व्हाट इज़ द एयर डिफेंस सिस्टम? क्योंकि जब से इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ है, या मैं ये कहूँ कि मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जो ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जिस तरह से आपने हमें समझाया था कि किस तरह से भारत का S-400 और ये सारा निज़ाम को पाकिस्तान ने तबाह किया था, यहाँ ईरान के पास किस किस्म का एयर डिफेंस निज़ाम है जो जदीद है और जो वो दावा कर रहे हैं? देखिए, ट्रेडिशनली जंग शुरू होने से पहले और खासतौर पर मई जून का जो पिछली दफा इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2025 में, उस वक्त तक इनके पास एयर डिफेंस का कोई काबिल जिक्र नहीं था। जरूर बैटरीज थी, लेकिन जो असल था वो इन्होंने S-300 और S-400 रूस से मांगा हुआ था, जो उस वक्त तक डिलीवर नहीं किया गया। ठीक। अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं कि 4 इनको बैटरीज मिल गई हैं S-400 की। अच्छा। और आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश करता चलूं कि S-400 वही मिसाइल है जो इंडिया का हमने नॉकआउट किया था, एक भुज पर जो कराची के ऑपोजिट कोस्ट है इंडिया की, और एक आदमपुर पर, और जहां पर भी हमने 2 दफा अटैक किया था उन्हीं बैटरीज पर S-400। अब और आसान कर देता हूं, ये S-400 जो डिजिट है, इसका मतलब ये है कि ये जहाज तकरीबन 200 आने वाले टारगेट्स को एट वन टाइम ट्रैक करता है। अच्छा। और तकरीबन 30 से 35 टारगेट्स को लॉक कर लेता है साइमल्टेनियसली। और जो एक बैटरी, मैं कह रहा हूं कि ईरान को पॉसिबली 4 बैटरीज मिली है, हर बैटरी के अंदर 32 मिसाइल होते हैं, और हर मिसाइल मुख्तलिफ नोयत का होता है कि ये आने वाला टारगेट किस नोयत का है, लॉन्ग रेंज है, हाई स्पीड है, हाई ऑल्टीट्यूड आ रहा है, तो वो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोस्ट सूटेबल मिसाइल होता है, इसका कंप्यूटर डाटा सेक्शन में होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा मोस्ट लीथल मिसाइल होगा। अच्छा। अब एक और दिलचस्प बात ये है कि जो यहाँ से मिसाइल दुश्मन के जहाज को फेंका जाता है या लॉन्च किया जाता है, आने वाला जहाज हार्डली 1000 किलोमीटर की स्पीड पे आ रहा होता है हमला करने, लेकिन ये जो मिसाइल जाता है तकरीबन 17,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है। और S-400 का मतलब ये है कि 600 किलोमीटर पे ये लॉक कर लेता है। 400 का मतलब है कि 400 किलोमीटर पे ये आने नहीं देता उससे नजदीक किसी को। अब आप ट्रिब्यूट दें हमारे PF के पायलट्स को भी, जिन्होंने S-400 को ऑब्वियसली बहुत करीब जाके रेंजेस में मारा था, कितना डेयरिंग मिशन था। नंबर 1। तो अब ईरान तो कंफर्म ऑफिशियली नहीं कर रहा, अगर इसके पास S-400 आ गए हैं ये वाले, तो ये बहुत लीथल वेपन है, ये रशिया का है। और जैसे मैंने कहा, अगर इसके पास 4 बैटरीज हैं, जो मैंने अभी रिसर्च की, वो पूरे इन्होंने ईरान पे पूरे स्प्रेड आउट करके डिप्लॉय किए हैं। अच्छा। अगर वो कर लेती हैं तो आप इमेजिन करें 600 किलोमीटर से लॉक कर ट्रैक करेगा और 400 पे मारेगा तो और पूरा ईरान वो ऑलमोस्ट कवर कर सकता है एयर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस मैनेजमेंट। ओके। सो वो जो एयर सुपीरियॉरिटी हमें जून में नजर आई थी, जो इजराइल को हासिल हुई जब पहला अग्रेशन हुआ था, वो इस वक्त तक थोड़ी सी, या जिस तरह से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर ईरान की जानिब से की जा रही है, वो लगता है कि उतनी एयर सुपीरियॉरिटी इस वक्त नहीं है इजराइल के पास। जी, मैं इससे इत्तेफाक करूंगा कि मैंने जैसे अर्ज किया, जून 2025 में उस वक्त डिलीवरेंस नहीं हुई थी, कोई कंट्रोवर्सी थी, कुछ पेमेंट की थी। ईरान चाहता था कि ट्रेनिंग हम करेंगे, यहाँ पे होनी चाहिए, इस तरह की थी, वो तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उस वक्त डिलीवरेंस नहीं हुई थी। अब उसके बाद इन्होंने हर चीज को बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया था ईरानियन ने, और ऑब्वियसली एक और जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था जून 2025 की जंग में, कि इन्होंने बंकर बस्टर भी ज़ाहिर रिसीव किया अपनी सरफेस पर, इन्होंने और बहुत सारे बम,
تو انہوں نے بہت زیادہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا آپریشنز کا. اچھا. یعنی انہوں نے کمپیٹیبلٹی دیکھی کہ اگر وہاں سے جو بنکر بسٹر آتا ہے وہ کتنے فیٹ تک نیچے گیا ہے ہمارے انفراسٹرکچر کے. تو انہوں نے پھر اور زیادہ ڈیپتھ کریٹ کی ہے اپنے انفراسٹرکچر کی کہ اگر فار ایگزامپل 200 فٹ تک چلا گیا ہے تو ہم 300 فٹ تک اپنے میزائلز کو، لانچرز کو اور نیوکلیر جو انریچمنٹ ہے سب کو اتنا نیچے لے جائیں گے کہ ان کی بنکر بسٹر کی رینج سے بھی نکل جائے. یہ جون کے بعد انہوں نے ایک اچھا اپنی فیور میں کام کیا تھا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کر کے بہت کچھ سیکھا اور عمل درآمد بھی کیا. اچھا، تو اب جب آپ نے انرچ یورینیم کا ذکر کیا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جو کہ آف کورس امریکہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ جو ان کے پاس افزودہ یورینیم موجود ہے اس کا ہینڈ اوور کی بات ہو رہی تھی، اور اشارہ ہے کیا گیا کہ امریکہ شاید اس کو چاہتا ہے کہ واپس لے کر جائے. I mean to get hold of it you really need to be on ground. اگر ایسا کچھ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ٹروپس جو ہیں وہ بھی آن وے بھی ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی موجود ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کے گراؤنڈ آپریشن کی صورت میں، جیسے کہ ایران بار بار وہ بھی تھریٹن کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو انہوں نے تو پتہ نہیں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب تک کی 36 دن کی اس جنگ کو دیکھتے ہوئے کہ ایران کس حد تک کسی گراؤنڈ انکرشن میں پرفارم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے ہم تو یہ بات کر لینی چاہیے ہمیں کوئکلی، اگر آپ اجازت دیں، کہ گراؤنڈ آپریشن کرنے کی یا انویژن کرنے کی آن گراؤنڈ امریکہ کی کیپیسٹی کا تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اوکے. لیکن میں نے تو پھر ایران کے پریویلنگ انوائرمنٹ بھی دیکھنا ہے کہ ان آپریشنز کے اندر جب وہ آئیں گے تو آیا سکسیس ریٹ کتنا ہوگا. سمپل کر دیتے ہیں اور بات کو. دیکھیے، جب امریکہ نے ایک انویژن کی تھی اسی طرح کے 82 ایئر بورن بریگیڈ کو ڈراپ کیا تھا، اس کو MEU کہتے ہیں، میری ٹائم ایکسپیڈیشنری یونٹ، جو ان کے دو آلریڈی اس ایریا میں موجود ہیں، دو ہی آلریڈی ایک بھیج رہے ہیں جو 82 کو بھیج رہے ہیں، اور وہ کیونکہ کمانڈ سینٹر کے ساتھ بھیج رہے ہیں تو 5000 ٹروپس پہلے سے ہیں، 5000 اور آ جائیں گے. اب 10,000 تقریباً ٹروپس ان کے اسپیشلائزڈ اگر اس ایریا میں آ جاتے ہیں گراؤنڈ انویژن کے لیے. تو میں آپ کو عراق کی مثال سے ذرا کنیکٹ کرنا چاہوں گا. عراق کا 2003 میں جب صدام حسین کو انہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا تو نو فلائی زون آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ سے ایران ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ جہاز ان کی ایئر فورس اڑ ہی نہیں سکتی تھی. نمبر 1. نمبر 2، عراق جو ہے وہ چوتھا حصہ ہے ایران کا، یعنی ایران 4 گنا بڑا ہے. عراق جو ہے وہ عراق بنیادی طور پر تمام کا تمام ڈیزرٹ ہے. ڈیزرٹ کے اندر ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے ڈیفینڈ کرنے والے کو زمین پر کہ وہ کیموفلاج نہیں کر سکتا، وہ چھپ نہیں سکتا، پہاڑوں میں ٹنلز نہیں بنا سکتا. جبکہ ایران کو 4 گنا بڑا ہونے کا سائز کا ایڈوانٹیج بھی ہے، ٹنلز بھی ہیں، 50% ان کی ٹرین جو پہاڑی ہے. 82 بریگیڈ جب ادھر بھیجی گئی تھی تو 48 دن تک نان سٹاپ نو فلائی زون کے اندر بمباری کی گئی تھی ون سائیڈڈ عراق کے اوپر، اور پھر ان ٹروپس کو اتارا گیا تھا. یعنی اتنا فیوریبل کر لیا گیا تھا. صحیح. ایران کے اندر میں نہیں یہ دیکھ پا رہا کہ اتنی فیوریبل انوائرمنٹ ہو گئی ہے امریکہ کے لیے ٹروپس اتارنے کی. بہت ہی لیتھل ڈینجرس مشن ہوگا، سوئسائڈل ہوگا میرے حساب سے. اور سب سے بڑا، اگر کسی آئلینڈ پر اتارتے ہیں تو آئلینڈ کی پاپولیشن کو پہلے انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، پھر اپرچونٹی چیز کرنی ہوتی ہے، پھر ری گروپنگ کرنی ہوتی ہے، ری آرگنائز کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کا آپریشنلی اپنے انڈر کرنا ہے. اگر کارگ آئلینڈ کو زیوم ہم کریں گے ان کا کنٹرول کرنا ہے تو پھر ان کے فورسز کو کنٹرول کرنا چاہیے، تبھی وہ بارگین کر سکیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں تمہارا کارگ آئلینڈ آ گیا ہے، اب تم اسٹیٹ آف ہارمز خالی کرو، ہم تمہارے سے نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہے. کنٹرول کرنے کی میں بہت زیادہ کوشچن کرنا چاہوں گا، ڈاؤٹس کرنا چاہوں گا کہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے آئلینڈ کو 10,000 ٹروپس جب اتار دیں گے تو وہ اٹ سیلف امریکہ کے جو ٹروپس ہوں گے وہ ایران کے لیے بہت بڑی ایک ٹارگٹ آف اپرچونٹی بھی ہوں گے. اور جب یہ موجود ہوں گے تو ظاہر ہے ان پر شاید ڈرون یا دوسرے مارنا بھی آسان ہوگا. اور چند کلومیٹر پر تو ان کی مین کوسٹ شروع ہو جاتی ہے، یعنی مین لینڈ ایران کی شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ بھی کیپچر کرنا اس کو ضروری ہے اگر آپ، کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں ہوگی تو وہاں سے میزائل کارگ آئلینڈ پر نہیں آئیں گے. اور اگر ان کے کنٹرول میں ایرانیوں کے رہی، وہ تو ٹنلز انہوں نے پہلے ہی بنائی ہوئی ہیں، ہائڈنگ بنائی ہوئی ہے، بنکرز بنائے ہوئے ہیں، تو ادھر سے نکل کے وہ فائر کیا کریں گے اپنے آئلینڈ پہ امریکن ٹروپس کے اوپر، تو ان کی ہیومن کیجوالٹیز بہت ہوں. بہت اچھا. یہی وجہ ہے کہ بار بار سب اس کو اسی طرح ڈب کرتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج گیمبل اف پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سوچتے بھی ہیں کہ کسی طرح کی کوئی گراؤنڈ انویژن یا گراؤنڈ فورسز کو بھیجا جائے. بہت بہت شکریہ ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے ذرا پاکستان کا رخ کریں گے. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر جو بڑھائی گئی اسے وزیر اعظم نے کل 80 روپے پیٹرول پہ کم کیا، اور اس کے بعد آج جو تواتر سے تمام وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس رہی، کیا معاملات ہیں؟ ویلکم بیک. ان فوکس ہے تیمور سلیم جھگڑا، فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا. پاکستان تحریک انصاف سے بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. تیمور، حکومت پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی ہے اور وہ اس پریس کانفرنس میں جس میں پیٹرولیم کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے تمام تر توجیحات اور کل پورے دن
بتایا گیا کہ کیوں یہ ناگزیر تھا جس طرح سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کیا گیا. اس کے بعد کل رات کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 80 روپے فی لیٹر پیٹرول میں کٹوتی کر دی. اب یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ اگر ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں ظاہر ہے یہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے, if the energy markets are volatile, تو پھر کس طرح سے کم کیا؟ کیا بہت زیادہ بڑھا دی گئی تھیں؟ کیا آپ نے جو کل پریس کانفرنس کی اور بارہا آپ نے پی ڈی ایل کا ذکر کیا کہ 160 روپے 61 پیسے پیٹرول پہ فی لیٹر یہ عائد ہوا ہے اور آپ نے موازنہ کیا دوسری کنٹری سے, کیا یہ پریشر حکومت پر بلڈ ہوا؟ یا تیسرا آئی ایم ایف جو ہے وہ فائنلی مان گیا کہ پاکستان میں اگر اتنی پرائسز بڑھیں گی تو واقعی لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, آئی ہوپ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی, اس میں میں نے بھی آواز اٹھائی کہ وہ آواز ایکچولی حکومت کے کانوں تک پہنچ گئی, اور آئی تھنک یہ دکھاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو جو ہے وہ پریشر کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک لوکنگ ایٹ دس ایٹ اے ڈفرنٹ ڈائمینشن, دیکھیں کل رات کا پرائم منسٹر کا خطاب تو یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت کی فیصلہ سازی ایک مذاق ہے. اور اگر خاص طور پہ میں اورنگزیب صاحب ہوں یا اگر میں جو علی پرویز ملک صاحب ہوں, جن سے پریس کانفرنس ایک دن پہلے کرائی گئی تھی, جن سے جسٹیفیکیشنز دی گئی تھی, جو سارے پی ایم ایل این کے جو مطلب ماؤتھ پیسز اگلے دن جسٹیفیکیشن دے رہے تھے, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ حسب روایت جب قیمت کم کرنے کی بات آئی تو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت سکرین پہ آنا جو ہے وہ گزیر سمجھا. جس وقت قیمت زیادہ کرنی تھی تو وہ بھی حسب روایت پہلے مفتاح اسماعیل کو کہتے تھے کہ تم جا کے اعلان کرو, اور ابھی اورنگزیب اور یہ علی پرویز ملک کو جو ہے وہ کہتے تھے. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, یا حکومت کی مجبوری تھی یا مجبوری نہیں تھی. اور جو میں نے آپ کو بات ایکچولی بتائی کہ دیکھیں اس بات پہ سیاست نہیں ہو سکتی کہ اگر عالمی منڈی میں ایک چیز زیادہ ہو تو اس کی قیمت جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس حکومت نے اپنی کریڈیبلٹی خود خراب کی ہے. ان سب کے بیانات 3-4 سال پہلے کے موجود ہیں. کل اور پرسوں جو ہوا وہ عوام دیکھ رہی ہے, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل رات کے پرائم منسٹر کے بیان سے 1% ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ نہیں ہوا. اور آخری چیز جو پوائنٹ رہتا ہے نادیہ وہ یہی ہے کہ اگر 4 سال میں کوئی ریفارم ایکچولی حکومت نے کیا ہوتا جو معیشت کو مضبوط کرتی, تو یہ فیصلہ سازی آج ایسے نہ ہوتی جیسے ہو رہی. اچھا, لیکن دیکھیں لوگوں کا جو سوال ہے اور عام شخص یہ سوال کر رہا ہے, وہ ڈاؤٹ کرتا ہے, جیسے آپ نے کریڈیبلٹی کا کیا, وہ یہ ڈاؤٹ کرتا ہے کہ اس کا مطلب شاید بہت زیادہ جان بوجھ کر بڑھا دی گئی تھی تو اسی لیے کم کر دی گئی. کیونکہ ایک طرف جب یہ بتایا جائے کہ آپ کی آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں جو کہ ہیں, ایک اسٹرکٹ فریم ورک میں کام کیا جاتا ہے جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں, لیکن 80 روپے کم کرنا کہ جو بلینکٹ سبسڈی کا ذکر تھا کہ وی کانٹ گیو, کیا وہ دی جا رہی ہے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ کہ کس طرح سے یہ کمی ممکن آئی, مطلب ہاؤ ڈو یو مٹیریلائز اٹ؟ نادیہ, مجھے تو رات کو یہی سوال ذہن میں آتے ہوئے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, اور میں 10 سال دبئی میں رہا ہوں, وہاں پہ 3 عدد دکانیں ہیں, 3 برانڈز ہیں. کہنے کو تو یہ جو ہے وہ ویسٹرن فیشن برانڈز ہیں, ایک پیئر کارڈان ہے, ایک ٹیڈ لیپیڈس ہے, ایک بالمو ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ دبئی سعودی میں جائے تو ان کا مال وہ نہیں ہوتا جو فرانس میں یا یورپ میں ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں کوئی ان کے فرینچائز ہیں جو ان کے لیبل لگاتے ہیں, مال سارا چین میں بنتا ہے. لیکن ان کے دکانوں میں آپ ضرور دیکھ لیں 365 دن سیل ہوتا ہے, اور سارا جو مال ہوتا ہے وہ 75% یا 90% ڈسکاؤنٹ پہ ہوتا ہے. اور کیا یہ ہوتا ہے جیسے کہ 300 درہم کے جوتے ہیں, وہ پہلے لگاتے ہیں کہ یہ 3000 درہم کے ہیں, پھر اس پہ کانٹا لگا کے کہتے ہیں کہ یہ 500 درہم کے ہم بیچ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو وہ صرف بے وقوف لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے. باقی میرے خیال میں میرے مثال سے آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا. اچھا, تو اب آتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب نے اناؤنس کی چیف منسٹر نے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر وہ سبسڈی دے رہے ہیں فار 1 month, اسلام آباد بھی دے رہا ہے.
सिंध ने ये कहा है कि वो गुड ट्रांसपोर्ट्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के ऊपर दी जाएगी, बट फ्री नहीं किया अवाम के लिए। खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रहा है? वो अपने अवाम को इस मुश्किल वक्त में क्या रिलीफ फराहम कर सकता है? गुड पॉइंट नादिया। मैं 3 हिस्सों में जवाब दूंगा। देखें, जहां तक मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा तो सबसे पहले उसने ये मोटर बाइक सब्सिडी अनाउंस की थी ना, जब पहली बार पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ी थी। और जो इनकी नेशनल लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं उस पे चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं, मुजम्मिल गए हैं, तो डिटेल में वो जो भी करेंगे वो आपको खुद जवाब देंगे। ठीक। लेकिन 2 चीजें जो है वो और है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की सब्सिडी हो, चाहे जो है वो पंजाब में या इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट फ्री करना हो, या जो है वो बाइकर्स की सब्सिडी हो, इसकी मुखालिफत भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये साथ कहना जरूरी है कि इन सारे प्रोग्राम्स में करप्शन का बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे बाकी हुकूमत हो। इन सबको बड़ी मुश्किल सब्सिडीज जो है वो अभी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा नादिया कि इस सब में जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशनल काम करने के हैं ना, वो हमें जरूर करने चाहिए। और मैं 5-6 की जो है वो आपको निशानदेही करता हूं। सबसे पहले तो ये कि पेट्रोल की कीमत एक्चुअली डीरेगुलेट की जाए। और वो डीरेगुलेटेड तरीके में, जैसे हिंदुस्तान में हर रोज वो कीमत हर शहर में ऑटोमेटिकली सेट होती है, वो होती है, उसमें हुकूमत के पास टैक्स का लीवर होता है, वो दे। लेकिन ये 19वीं सदी के निज़ाम से हम निकले, पहली बात। दूसरी बात, जो बड़े काम करने के हैं ना, सबसे पहले तो अगर आपने ऑप्टिक्स ठीक करने हैं तो मरियम नवाज शरीफ अपना गल्फ स्ट्रीम जेट बेचे। ठीक है जी, क्योंकि ये दुनिया, ये पाकिस्तानियों के जहन में ये बात ताजा है कि मरियम नवाज शरीफ का गल्फ स्ट्रीम जेट हो, यूसुफ रजा गिलानी की लैंड क्रूजर हो, FBR की सारी हजारों गाड़ियां हो, IG पंजाब या चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नोटिफिकेशंस हो जिसमें 3-3 गाड़ियां और अनलिमिटेड फ्यूल की उनको एलोकेशन हो। दिस हैज टू गो। बल्कि मैं कहूंगा कि सारे ग्रेड 21-22 ऑफिसर्स के फ्यूल अलाउंसेस जीरो की जाए। ये हमारी तरह एलीट है तो इनको भी हमारी तरह जेब से पेट्रोल डालना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग को ठीक करेगा। दूसरी बात, हमें इस मुल्क का इकोनॉमिक मॉडल ठीक करना है, चाहे वो हुकूमत का साइज हो, चाहे वो हुकूमत के तनख्वाह का सिस्टम हो, चाहे वो पेंशन के सिस्टम को फंड करना हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट के निजाम में एफिशिएंसीज हो। ये वो चीजें हैं जो hundreds of billions of rupees की सेविंग्स करेंगे। देखिए, ये वही वाली बात है ना कि जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं या वैसी रिफॉर्म्ड गवर्नमेंट, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना, ये तो सब बात करते हैं। अब कैसे होगा ये नहीं पता। तैमूर, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जो मार्केट्स की बात की जा रही है, और अली परवेज़ मलिक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा है कि दैट इज़ ऑल्सो इन दी ऑफिंग। इस पर गौर किया जा रहा है कि एटलीस्ट डे लाइट सेविंग हो। आज एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि करोड़ों रुपए की बचत की जा सकती है इससे। ज़ाहिर है कि बिजली के नर्ख भी बढ़ने होंगे, गैस के भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल आपके सामने है। क्या खैबर पख्तूनख्वा और आप इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, एक स्मार्ट तरीके से वी हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल राइट नाउ, एटलीस्ट जब तक ईरान में जंग है? देखिए नादिया, मैं आपको जो जवाब दूंगा वो एज ए सिटीजन दूंगा, इसमें मैं सियासत नहीं खेलूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत अपना स्टांस लेगी और आप देख रहे हैं कि वो इन सारे फैसलों में वफाक के साथ बैठ भी रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जहां पे CM साहब ने पुश बैक करना था वहां पे पुश बैक भी किया है। ठीक है जी, तो लेट मी नॉट ट्राई टू थिंक व्हाट द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इज थिंकिंग। लेकिन मेरे ख्याल में जो है, देखें, ये मार्केट्स का बंद करना, ये वही ऑप्टिक्स की उन जो है वो कड़ियों का सिलसिला है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही बात थी कि एक महीना पहले आप डे लाइट सेविंग पे क्यों नहीं जा सकते? नादिया, आपने हर चीज की जो है वो कॉस्ट बेनिफिट करनी है। ठीक है जी। और अगर आप देख लें तो हमारा जो कमर्शियल सेक्टर है वो इतना छोटा है ओवरऑल कि उससे कितनी बिजली की सेविंग होगी।
رائٹ نہیں ہوتی. آپ نے دیکھ لیا کہ جو پہلے آپ نے پیٹرول کی قیمتیں 55 روپے بڑھائیں اور آپ نے لوگوں کو تلقین کی اور ورک فرام ہوم فرائیڈیز کیا, پھر آپ نے خود کہہ دیا کہ مارچ میں جو ہے وہ فیول کنزمپشن زیادہ ہوئی ہے. دیکھیں, اور پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کے کمرشل سینٹرز کے علاوہ کتنی کوئی مارکیٹیں ہیں. دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں تو بجلی ہی نہیں دیتے نا, رائٹ. پشاور ایک ریلیٹیولی چھوٹا شہر ہے, تو اس سے جو آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے جس سے آپ کی اکانومی کا انجن چلتا ہے, I don't think that is the right way. Okay, then if you were the finance minister, یہی اس وقت حالات ہوتے, کیا سٹیپس آپ لیتے پھر؟ میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا, میں آپ کو جو ہے وہ ایکچولی وہ بتا دوں کہ جب آخری سال میں ہمارا ایک فورسڈ فائنینشیل کرائسس تھا, جب ہمیں وفاق جو ہے وہ پیسے نہیں ریلیز کر رہی تھی, تو ہم نے اپنا انٹرنل پلانز جو بنائے, سب سے پہلے تو ہم اپنا جو پینشن ریفارم کر رہے ہیں اس کو فاسٹ ٹریک کیا تاکہ جو سیونگ وہاں سے ہو سکے وہ ہو. کیونکہ یہ ساری جو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم اپنا کیش بیلنس کیسے زیادہ کریں گے. ایک سسٹم ہے جو ورلڈ بینک نے سجیسٹ کیا ہے, ٹریجری سنگل اکاؤنٹنگ کا, جس میں آپ کمرشل بینک سے حکومت کے پیسے لیتے ہیں. صرف خیبر پختونخوا کے آج بھی 300 ارب روپے پڑے ہوئے, رائٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ایسٹس حکومت کے پاس ہیں جو حکومت کے پاس نہیں ہونے چاہیے. آئی بلیو, فار ایگزامپل, اس پہ فاروق سلیم نے آرٹیکل بھی لکھا ہے, حکومت کے پاس لاکھ گاڑیاں ہیں اکراس دا 5 گورنمنٹس. خیبر پختونخوا کے پاس 15-20 ہزار ہوں گی. آئی تھنک جیسے کمپنیز میں ہوتا ہے, دس از اے پرفیکٹ اپرچونٹی. یہ ساری گاڑیاں جو ہے وہ ایز ایسٹس حکومت آف لوڈ کر دے, جو سرکاری افسروں کو دینی ہے وہ ان کے جو ہے وہ پے سے ڈیڈکٹ ہو, اور یہ حکومت جو ہے وہ ایک ایسا ایسٹ جس پہ کرپشن بھی ہوتی ہے, جس میں مفت کا فیول بھی جو ہے وہ جاتا ہے, اس سے اپنے آپ کو آف لوڈ کر دے. اس ٹائپ کے بہت سے سٹیپس ہیں. ایک آخری سٹیپ, سوری نادیہ, یہ جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ میں نے کل بھی کہا تھا, پریس کانفرنس میں بعد میں بھی کہا تھا, حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہ پاکستانی عوام کے ساتھ. They have missed the boat. We will need a fresh start. یہ حکومت کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ دیکھیں, آپ ان کے معاشی پلان کو کرٹیسائز ضرور کر رہے ہیں, اور گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں ویسے بھی کرتے, لیکن گزشتہ روز سے آپ نے ان کی فیصلوں پر کیا. آج مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ یو اے ای کے جو پیسے ہیں جو ہم نے قرض لیا ہوا ہے وہ رول اوور کے بجائے اٹس ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ریپے دیم بیک. ایٹ دا سیم ٹائم یو آلسو نو کہ جو آبلیگیشنز پاکستان پر ہیں, یورو بانڈز کی میچورٹی بھی آ رہی ہے. How are we going to move forward in this given scenario? دیکھیں, یو اے ای کا آئی ایم شور کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ رسپانسبل بات کرنا جو ہے وہ ضروری, وہ میں سمجھتا ہوں that could be damaging. یو اے ای بھی ہمارا ایک دوست ملک ہے, سعودی عربیہ بھی ہمارا ایک دوست ملک ہے, ایران بھی ہمارا ایک دوست ملک ہے. کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یو اے ای جو ہے وہ پیسے مانگ رہے ہیں, اور بہرحال ان کے اپنے پیسے ہیں, 30 سال سے کچھ پیسے یہاں پہ پڑے ہیں. لیٹ دا گورنمنٹ ایکسپلین دیٹ, ٹھیک ہے جی. ہاں, یہ ایک فورن ریزروز کرائسس تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اس پہ پریشر جو ہے وہ ضرور بناتا ہے. 3 ارب ڈالر, اٹس ناٹ اے جوک. پھر یہ میرے خیال میں کوئی یورو بانڈز کی واپسی بھی کرنی ہے, رائٹ, ٹھیک ہے جی. میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ اس حکومت نے 4 سال میں جو ایکچوئل اکنامک ریزیلینس بلڈ کرنی تھی وہ نہیں کی. حکومت کا گروتھ پہ ہینڈ بریک لگا کے 30-40% انفلیشن کے دور کے بعد صرف مہنگائی یعنی انفلیشن شرح سود پہ بریک لگانے سے معیشت بہتر نہیں ہوتی, رائٹ. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے تو تقریباً سارے فورن ریزروز جو ہیں اس کے 80% چائنا, سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں نا, رائٹ. تو ایسے ٹائم میں کرنسی پہ بھی پریشر پڑے گا, کرنسی ڈیویلیو بھی ہوگی. ہماری کرنسی ویسے بھی ہر سال 6 سے 7% ڈیویلیو ہونی چاہیے, جب نہیں ہوتی تو وہ صرف ایک پریشر اس کرنسی پہ ڈالتی ہے جو 3-4 سال بعد ایک ڈیویلیویشن کا بم توڑتی ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی کی ایک اور لہر آتی ہے. اور جب بھی کوئی گلوبل کرائسس آئے, جیسے ابھی یہ ایران کا آیا ہے اور چل رہا ہے, اس میں ہماری
इकोनॉमिक रिस्क सिक्योरिटी रिस्क बन जाती है। बस तो 100 ये बातों मैं की कह सकता हूं कि ये हुकूमत के प्लान्स जो हैं ये पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी रिस्क में धकेल रहे हैं, क्योंकि इनके पास इकोनॉमी का प्लान हो नहीं सकता, क्योंकि ये मुश्किल फैसलों के प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो कल रात की शहबाज शरीफ के बयान ने साबित कर दिया ना। अगर उनका यकीन था अपने फैसले पे तो 24 घंटों में दुनिया का सबसे बड़ा यू टर्न ना लेते। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो जमात इस्लामी, जिन्होंने एहतजाज के हवाले से ये कहा था कि अगर ये कीमतें वापस ना ली गई पेट्रोल की मसनूआत पर तो एहतजाज करेंगे, क्या अब ये मामला टल गए हैं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है मुनिम जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज जो 80 रुपए फी लीटर पेट्रोल में कमी की है, उनका यही कहना था। आज मुसद्दिक मलिक साहब ने भी यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर दर्द समझते हैं अवाम का। वो हमेशा बार बार यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, हमारा मुतालबा अभी भी अपनी जगह मौजूद है, और जिस तरह इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है कि एक जानिब ये 137 रुपये बढ़ाते हैं और 137 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये कम कर देना, फिर भी 57 रुपये तो बढ़े रहे। और इस हवाले से, और ये तो अभी इन्होंने कर दिया, चलें 80 रुपये कम किए, 57 रुपये फिर भी बढ़े रहे। अभी ये एक हफ्ते बाद दोबारा बढ़ाएंगे कीमतें। तो बात ये है कि ये अपनी शाखर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सवाल तो मुसद्दिक मलिक साहब दें ना कि मरियम बीबी 11 अरब रुपए का जहाज़ उन्होंने ख़रीदा, ये इनकी अयाशी नहीं है तो क्या है? ये बताया जाए कि सेनेट चेयरमैन गिलानी साहब 9 करोड़ की गाड़ी में सफ़र करेंगे। वो तो भाई ऐसी क्या चीज़ है कि आप 9 करोड़ की गाड़ी में सफ़र करेंगे और मरियम साहिबा के लिए 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा जाए और एक आम आदमी उसके लिए जिंदगी तंग कर दी जाए। अच्छा, लेकिन मुनिम जफर साहब एक चीज बताइए ना कि इनके इख्तियार में तो नहीं है ना कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं ईरान में जंग की वजह से, तो क्या किया जाए फिर? वो तो बढ़ेंगी। और आपने राना सनाउल्लाह साहब को भी आज सुना कि ना तो ये हुकूमत के इख्तियार में है, और दूसरे IMF की अपनी भी एक जो लिमिटेशंस हैं उसको फॉलो करना है पाकिस्तान ने, तो इस पर सियासत न की जाए। देखें जी, पेट्रोलियम लेवी क्यों लगाई है इन्होंने? 160 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी ले गई है। पेट्रोलियम लेवी तो सीधा टैक्स है। ये टैक्स जो है वो उसमें आवाम को छूट क्यों नहीं देते? हमारा मुतालबा तो ये है कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। जो टैक्सों की भरमार की गई है, जिसके नतीजे में ये अपनी अय्याशियाँ करते हैं, वो ख़त्म की जाए। IMF और वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी को तर्क किया जाए। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान का एक वक़ार है। आप अपना ये वकार तो खुद मजरू करते हैं। एक जानिब ये कहना बड़ा आसान है। मुनिम साहब, ये तो एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी। कोई नहीं चाहता कि IMF के प्रोग्राम्स में जाए, क्योंकि उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज होती हैं यकीनन, लेकिन उस फिस्कल डिसिप्लिन के लिए होती हैं। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान की मईशत फिर कहाँ से बढ़ेगी? हम बेशक एटमी ताकत है, लेकिन माशी तौर पर तो कमजोर है ना। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की मईशत ऐसे बढ़ेगी कि ये अपने शहाना ठाट बाट खत्म करें। इनके इलाज तो होते हैं दुबई के अंदर, ये इलाज के नहीं जाते हैं बरतानिया। तो मैंने आपको कहा ना कि मरियम साहिबा का जहाज तो 11 अरब रुपया खरीदेंगे। क्या ज़रूरत है? जब आवाम को मुआशी तौर पे इतनी मुश्किलात का पूरे मुल्क को सामना है तो आप क्यों करते हैं? आप ये बताइए ना, इस पूरे अमल के अंदर हुकूमत क्यों ये बात नहीं सोचती? IMF ने तो ये बात भी कही है कि जो हमारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, उन पर टैक्स आयद किया जाए। जो पूरे पंजाब और सिंध में सिर्फ जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता वडेरे हैं, जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, ये टोटल मिलाकर 10 अरब रुपए ये टैक्स देते हैं। IMF कहता है कि इनसे टैक्स वसूल किया जाए, ये टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप उन लैंडलॉर्ड से कि जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, उनसे आप टैक्स न लें, एक आम आदमी पे आप टैक्स आयद करें। और आप देखें ना, सैलरीड क्लास 500 550 अरब रुपए टैक्स देगी इस साल जी। तो ठीक है, तो इस टैक्स के निजाम की बेहतरी, इस टैक्स के निजाम की बेहतरी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या आप ये कि जमात इस्लामी से ये कह रही है कि टोटल PDL हटा दिया जाए, यानी लेवी टोटल हटा दी जाए? जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपने पेट्रोलियम लेवी लगाई है, इसको टोटली तौर पे इसको हटा दिया जाए, आवाम को रिलीफ दें। आप मुझे खुद बताइए ना कि
तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही लोगों की, तो लोग किस तरह अपनी गुजर औकात करेंगे? एक कॉमन मैन जो मोटरसाइकिल, एक नौजवान जो मोटरसाइकिल चलाता है, जो यूनिवर्सिटी जाता है, जो कॉलेज जाता है, जिसका गुजर बसर ही इन चीज़ों पर है, वो कैसे अपना जो है 2 वक्त की रोटी जो है वो कमा सकेगा? 400-378 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा या फिर अपने बच्चों को पढ़वाएगा? एक आम आदमी किस तरह करेगा? अच्छा, तो ये तो सवाल है ना इन हुक्मरानों से कि जिन्होंने आज उस एटमी ताकत मुल्क पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है। अच्छा, तो मुनीम साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत अभी मज़ीद जो स्टेप्स हैं वो लेने का सोच रही है अगर ये जंग जारी रही और इसी तरह से प्राइसेस बढ़ती रहीं आलमी मंडी में तेल की, तो कुछ वो जैसे कहते हैं ना कि एक आपको सारे ऑप्शंस पर काम करना है जिसमें मार्केट्स को जल्दी खोलना और जल्दी बंद करना शामिल है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपने देखा होगा कि अली परवेज़ मलिक साहब कह रहे हैं कि उस सूरत में तमाम तर रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और शादी हॉल भी। कम अज़ कम जमात इस्लामी इस किस्म की रवैयों में जो तब्दीली है उसका साथ देगी या आप लोग इसके भी खिलाफ होंगे अगरचे ये ऐसा कुछ होता है तो? अच्छा देखें, बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जब पेट्रोल की कीमतें कम थी और जब 50 और 60 के दरमियान जो है ये डॉलर पर था, ये जो है पेट्रोल जो है उस वक्त बैरल के हवाले से हिसाब से होता है ना पूरी दुनिया के अंदर, उस वक्त तो आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया। उस वक्त भी पेट्रोलियम लेवी लगी रही, आपने रिलीफ नहीं दिया। जैसे ही पहला दिन यानी 1 मार्च को दूसरा दिन था जंग का, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया। 1 मार्च को इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफा कर दिया। यानी खुद आप एक जानिब कह रहे हैं कि 28 दिन के पेट्रोल हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन आपने पहले दिन ही 55 रुपए के अंदर इजाफा कर दिया, फिर आपने 137 रुपए में इजाफा कर दिया, फिर चले आपने 80 रुपए कम कर दिए। यानी एक तरफ आपने बढ़ा दिए कितने 192 रुपीज़ और दूसरी तरफ आपने 80 रुपए कम कर दिए। और आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल वालों को देंगे, कार्ड पे हम 100 जो है 200 रुपए देंगे या 100 रुपए देंगे। आप कह रहे हैं कि हम पूरे महीने के अंदर 2000 रुपए देंगे। सर तो मार्केट का तो जवाब दीजिए ना कि क्या जमात इस्लामी इसको सपोर्ट करेगी या नहीं? मार्केट के हवाले से तो हम ये बात कहते हैं, मार्केट सुबह खुलना चाहिए है, ठीक, और मार्केट का एक टाइम होना चाहिए। मार्केट 6 बजे बंद करें, 7 बजे बंद करें, एनर्जी सेव करें, सूरज की रोशनी को जो है वो इस्तेमाल किया जाए, एनर्जी सेव की जाए। ये पूरे मुल्क के अंदर होना चाहिए, इसमें कोई मुदायका नहीं है। अगर हुकूमत करती है इसमें इसको किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं फिर कहूँगा कि देखें, सब कुछ करें लेकिन तालीम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जिस मुल्क के अंदर ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान के अंदर 2,62,00,000 बच्चे ऑलरेडी तालीमी, जो इनको तालीमी इदारे जाना था वो तालीम से दूर हों, वहाँ अगर आप तालीमी इदारे बंद कर देंगे, ऑनलाइन निज़ाम, फलाना निज़ाम, इसके नतीजे के अंदर हमने देखा कोविड-19 के बाद से जिस तरह तनक्कुली हुई। उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया, जो पहले कर दिया था उसको वापस ले लिया ना, तो आप तो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी ही होना चाहिए। तो तालीम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप ऑफिसेस जल्दी खोलिए, जल्दी बंद करिए, मार्केटें जल्दी खोलिए, जल्दी बंद करें, ताकि एनर्जी को भी सेव किया जा सके। और ये हो सकता है, ये मुमकिन है, और हुकूमत को इस जानिब जाना चाहिए है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम ज़फ़र साहब। अमीर जमात कराची हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं कि एहतजाज की जो कॉल दे रखी है वो अपनी जगह अभी भी बरकरार है जब तक हुकूमत कहते हैं कि PDL यानी कि जो लेवी है पेट्रोल के ऊपर या मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्सेस हैं उसे वापस नहीं ले लेते, क्योंकि इससे अवाम पर जो है वो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आज के लिए इतना ही, कल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।